साथियों, आज मैं आपके साथ 2023-24 का जो हाल ही में बजट आया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और आप सभी के लिए भी जो इसके बारे में अभी तक जिन्होंने जानकारी नहीं ली, जानकारी लेना अति आवश्यक है। अपने देश के बजट के ऊपर हमारी योजनाएं, भविष्य, बहुत सारी बातें टिकी हुई होती हैं। तो मैं अविलंब शुरू करता हूं इस चीज को। तो हमारा जो 2023-24 का भी हाल ही में बजट आया है, ये कुल इसका जो आकार है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब कि आने वाले वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक अपने देश में सरकार 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अब ये 45 लाख करोड़ रुपए आएगा कहां से, ये एक बात है। पहले इसका हिसाब किताब और फिर ये जाएगा कहां से, फिर इसका हिसाब किताब, दोनों हिसाब किताब हम मिलाएंगे, उसकी हम बात करेंगे और वही हमारा बजट होगा। आप बिल्कुल कम समय में पूरे बजट की एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसमें 45 लाख करोड़ रुपए में से हम सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। लगभग इसका 15% इनकम टैक्स से आएगा और हमारे देश में 2022-23 में 140 करोड़ लोगों के देश में 8.8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। अच्छा लगा आपको, कम लगा तो आगे देखना। इस 8 करोड़ 80 लाख लोगों में से केवल 72 लाख लोगों ने अपने आप को उस दायरे में लेके आया जहां पर टैक्स देना होता था। शेष सभी ने अपनी आय वहां तक सीमित की जहां तक टैक्स से छूट होती थी। यानी कि सिर्फ जो 15% है, जो हमारे 45 लाख करोड़ रुपए का 15% है, वो 72 लाख लोगों से आने वाला है। इसके आगे दूसरी बात देखते हैं हम कि 15% जो कॉर्पोरेट है, हमारा कंपनियां हैं, वो जगत है, उस वहां से आएगा। हमारी जो कंपनियां होती हैं उनसे आएगा और 17% जीएसटी से आएगा। जीएसटी का मतलब एक अप्रत्यक्ष कर है, ये दोनों प्रत्यक्ष कर रहे थे, आयकर और निगम कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब इसमें 140 जो पूरे करोड़ लोग हैं, सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। और 140 करोड़ लोगों में से भी इसमें अगर हम बात करें थोड़ा समझने की, कि 2022 में हमने पूरी दुनिया में जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर की कारों की बिक्री की, 42 लाख कारें बेची। अभी तो मैं आपको कह रहा था कि 72 लाख लोगों ने टैक्स दिया, अभी कह रहा हूं कि 42 लाख तो सिर्फ कारें बिकी हैं। और इस 72 लाख में से 10 लाख से ऊपर ये मानने वाले कि हमारी आय है 2,14,500 लोग मात्र हैं। तो ये थोड़े चौंकाने वाली बात रहती है कि इनडायरेक्ट टैक्स से तो लोग उसके चक्कर में आ ही जाते हैं। तो लगभग 28% वो अपनी कारों पर टैक्स देते हैं और जिससे उसमें अनेकों मदें, हमारी जो छोटी छोटी मदें भी होती हैं, मैंने बताया कि सब पूरे देश का योगदान रहता है। तो इस बात में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि पैसा कहां से आता है। उत्पादन कर से 8% आता है, एक्साइज ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं। इसमें जैसे शराब का एक मुख्य मद रहती है कि एक्साइज उत्पादन कर होता है, वहां से पैसा आता है। बाहर से जो सामान हमारे देश में आता है, इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, वो लगभग 4%, वहां से 45 लाख करोड़ रुपए का वहां से हिस्सा आता है। बाकी अनेकों छोटे छोटे जो कर हैं उनको मिलाकर 45 लाख करोड़ रुपए का 8% वहां से आता है और इस पूरा मिलाकर ये 66% हो जाता है। और बाकी का 34% का प्रबंध गवर्नमेंट उधारियों से करेगी। अब हम बात करते हैं दूसरी की, पैसा जहां पर 34% उधार लिया जाएगा, जाएगा कहां कहां पर। पूरा 45 लाख करोड़ रुपए का 20% पिछली जो उधारियां हैं, ब्याज हैं, उनको चुकाने में जाएगा। 20% ब्याज पर जाएगा। बहुत ज्यादा होता है। 1991 में तो हमारा ये 36.2% था कुल बजट का। अभी कोरोना काल गया है, तो कोरोना काल में आमदनी जो बहुत एक किस्म से यूं कहो कि एक समय में खत्म हो गई थी और खर्चे बढ़ गए थे, उन्हीं का एक रूप है कि हमारी जो उधारियां बढ़ी है, लेकिन हमारे बजट का जो आकार है उसके बावजूद भी कम नहीं हुआ, वो लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। तो 20% हमारा यहां पर खर्च होगा और दूसरा जो 18% हिस्सा है वो राज्यों को करों का दिया जाएगा। 26% केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं और वो कई योजनाओं को प्रायोजित भी करता है, लगभग वहां पर उसका पैसा जाता है। और 8% रक्षा पर जाता है और रक्षा के क्षेत्र में हमारा देश अब एक बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहा है।
4%, लगभग 7% सब्सिडी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाएगा। उन सभी का भी हम थोड़ा थोड़ा सा हिसाब करेंगे कि कहां पर कितना कितना पैसा दिया जाएगा। अब इस बजट की सबसे मुख्य और विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं, जिस पर आपको यूं लगेगा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। इससे पिछले बजट में हमारा जो पूंजीगत व्यय था वो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ऊपर था। उससे पहले में 5 लाख करोड़ रुपए और उससे पहले में 3 लाख करोड़ रुपए, यानी कि पिछले 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय 3 लाख करोड़ रुपए से जो ऊपर होता था, इस बजट में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने जा रहा है। पूंजीगत व्यय का मतलब कि हम उन चीजों पर व्यय कर रहे हैं जो हमारे लिए भविष्य में और भी पूंजियों का निर्माण करेगा। एक बड़ा अच्छा बजट जो होना चाहिए, ऐसा बजट हमारा ये बना है। और ये इसकी सबसे विशेष बात है, इस 10 लाख करोड़ रुपए में से 5 लाख करोड़ रुपए अकेले सड़कों पर हम खर्च करने जा रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में अगर 3 साल पहले सोचते तब किसी को ये असंभव सी बात लगती कि इतना बड़ा बजट। एक और विशेष बात इसी में ही, पिछले साल हमारी जो रेलवे के ऊपर खर्च होता था वो 1.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता था, और इस साल के बजट में वो सीधा उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे की कायापलट होगी। सैकड़ों योजनाएं इसके अंदर चलने जा रही हैं। किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए पैसे की अति आवश्यकता होती है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से किसानों के ऋण इस अगले वर्ष में स्वीकार किए जाने हैं, जो किसानों के लिए बिल्कुल सस्ते जो ऋण होंगे वो उपलब्ध कराएंगे, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। और इसी तरीके से सब्सिडी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। हमारे देश में सब्सिडी पर इस वर्ष में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं, और उसमें से 60,000 करोड़ रुपए किसानों के सीधे खातों में जाएंगे प्रधानमंत्री जन सम्मान योजना में। और उसके अतिरिक्त पिछले साल के अंदर भी जो डीएपी खाद का पूरे विश्व भर में दाम सीधे लगभग दोगुने हो गए थे, हमारे किसानों पर उसका असर नहीं पड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो खाद्य सब्सिडी है वो बहुत बढ़ा दी है। खाद्यान्न सब्सिडी के ऊपर उसमें से पैसे जा रहे हैं। और इससे अतिरिक्त जो हम बात करते हैं कि जो लोगों के पीएम प्रधानमंत्री कल्याण योजना है, इसके अतिरिक्त इसमें भी लगभग 170 लाख या 1.7 लाख करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी दी जाएगी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं खर्चों का ब्यौरा करते हुए कि कहां कहां हम जा रहे हैं। एक सभी की जो नजर रहती है वो इनकम टैक्स की स्लैब पर रहती है। अधिकारी कर्मचारी जिनको आगे बजट के बारे में बताना होता है, तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आने वाले वर्ष में कोई टैक्स नहीं होगा, और भारत के लगभग 90% वेतनधारी कर मुक्त हो जाएंगे। 2 तरह की स्लैब देश में रहती है। एक तरह की स्लैब में सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलता था जिन्होंने हाउस लोन ले रखा है, लेकिन अब नई स्लैब में लगभग 31,000 रुपए से भी ऊपर का फायदा उन सभी लोगों को भी मिलने वाला है जिनकी जो नई स्लैब को चुनने वाले हैं, जिन्होंने कोई हाउस लोन नहीं ले रखा। इसके अतिरिक्त जब आदमी रिटायरमेंट होता था तो अब उनके अवकाश का नकदीकरण के लिए पैसे की जो छूट होती थी उसको बढ़ाकर अब टैक्स छूट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया, जो पहले सिर्फ 3 लाख रुपए होती थी। हमारे देश से अमीर लोगों का पलायन होता है क्योंकि उनके ऊपर सरचार्ज 42% से भी अधिक रहता है। अब इस बजट में उस सरचार्ज को कम करके 39% लाया गया है। अगर आप इस बात को समझना चाहें तो यूं समझ सकते हो कि जिन लोगों की आय 5.5 करोड़ रुपए से अधिक है, उनको एक वर्ष में इस सरचार्ज को कम करने से 20 लाख का फायदा होने वाला। बचत बढ़ाने के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए इस बजट में एक प्रावधान ये किया है कि 2 लाख रुपए तक की महिलाएं अगर बचत करती हैं तो उन्हें ब्याज की 7.5% की उच्च दर प्रदान की जाएगी, और इससे निश्चित तौर पर महिलाओं का एक बड़ा वर्ग ये इस साल बचत करने वाला है।
ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बजट में विशेष बात रही कि उनकी निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 30 लाख रुपए करने जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, जो देश के एमएसएमई सेक्टर है, 3 करोड़ रुपए तक का ऑडिट नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है कि उनको जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। देश में 3.6 करोड़ एमएसएमई हैं जो हमारे निर्यात में, उत्पादन में, रोजगार में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसी तरीके से हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 157 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की सुविधा भी साथ साथ प्रदान की जाएगी, यानी कि 157 नर्सिंग शुरू होने वाले हैं। और WHO की जो गाइडलाइन है उसमें 1000 की आबादी पर 3 नर्स होनी चाहिए। फिलहाल हमारे देश में यह अनुपात 1.7 का है। इसी तरीके से शिक्षा के ऊपर बजट में भी 8% की बढ़ोतरी करके उसको 1,12,899 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल, जो इस सरकार की एक अंत्योदय योजना है कि अंतिम आदमी तक सहायता पहुंचनी चाहिए, एकलव्य स्कूलों का बजट लगभग 2 गुना कर दिया गया है। 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना कर दिया गया है। जो पहले 2000 करोड़ रुपए होता था, अब बढ़ाकर 5,943 करोड़ रुपए कर दिया गया है। धन्यवाद साथियों।